ओके। तो कल हम यहाँ तक देख चुके थे कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमारे पास mv²/r या mr ओमेगा² के इक्वल होगी। ये हमारे पास फाइनल रीडिंग्स आई थी। ठीक है। जी सर। और अगर हम बात करते हैं अब कि अगर कोई कार टर्न लेना चाहती है रोड पर, ठीक है, जिस तरह से यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल है, और इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि कार जो टर्न ले रही है वो राइट हैंड साइड पे टर्न होना चाह रही है। ठीक है। कार ने टर्न लेना है राइट हैंड साइड पर, और उस राइट हैंड साइड पर टर्न लेने के बाद की जो उसकी मोशन है वो हमारे सामने है। ठीक है। अब ये हमारे पास इसकी डायरेक्शन हमें मिल गई। जी अब हमने देखना ये है कि जितना कॉन्सेप्ट अब तक हम स्टडी कर चुके हैं उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके पास जो फोर्स अप्लाई होगी या जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, अभी जिस तरह हमने लास्ट भी सर्कुलर मोशन में देखा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई मतलब एक ओरिजिनल टाइप की फोर्स नहीं है, वो कोई बेसिक फोर्स नहीं है। ठीक है। कोई और हमारे पास ऐसी फोर्स होगी जो हमारे हर मोशन में सेंट्रीपिटल का काम करेगी। ठीक है। सेंट्रीपिटल हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि जो फोर्स बॉडी को सर्कल में रखती है। ठीक है। अब वो फोर्स हमारे पास अलग अलग एग्जांपल्स में अलग अलग हो सकती है। ठीक है। अगर हम स्टोन और थ्रेड की बात करें तो उसमें थ्रेड वो फोर्स प्रोवाइड करेगा जो उसे सर्कल में रख रहा है, क्योंकि वो उसके जी साथ कनेक्टेड है। तो और अगर हम इस कार की एग्जांपल लें तो अब यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है। थ्रेड के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे स्टोन की एग्जांपल नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी फोर्स हो सकती है, आइडेंटिफाई कर सकते हो? कौन सी फोर्स है सर? हाँ, मतलब यहाँ पे कौन सी ऐसी डेली लाइफ की फोर्स होगी जो इसे एक सर्कुलर पाथ में मूव करवा सकती है, उस फोर्स का नाम क्या होगा? सर्कुलर पाथ में सर बेसिक फोर्स की बात कर रहे हैं। हाँ, अब देखो ये कार की एग्जांपल है ना। ये कार आपके पास राइट हैंड साइड पे टर्न होना चाह रही है और जी टर्न सर। हो भी गई है। ठीक है। जी और टर्न होने के बाद अब हमने ये देखना है कि कौन सी ऐसी फोर्स थी नेचुरल या जो इस सिचुएशन में हमें नजर आ रही है फोर्स, जिसको एक सर्कुलर पाथ में मूव करने में हेल्प कर रही है। ठीक है। अब वो ग्रेविटी की फोर्स हो, फ्रिक्शन की फोर्स हो, वेट की फोर्स हो, और ड्रैग फोर्स हो, एयर रेजिस्टेंस हो, इतनी सारी फोर्सेस हैं। ठीक है। इनमें से कौन सी एक फोर्स ऐसी होगी जो इस कार को हेल्प कर रही है टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ, क्योंकि अगर ये राउंड कंटिन्यू करे तो ये एक सर्कल बना देगी। ठीक है। यहाँ तो जी सर। स्ट्रेट हो गई वो इस पॉइंट पर, लेकिन अगर ये इस मोशन को कंटिन्यू करती तो ये आपके पास एक सर्कल बनाएगी। जी ठीक है। तो इसके लिए हमें पास बहुत सिंपल सी एग्जांपल है कि जब हम कार को टर्न करते हैं हम कार के टायर्स रबर के यूज करते हैं। ठीक है। जी सर। और उस रबर का एडवांटेज क्या है कि हमें वो फ्रिक्शन देगा। ठीक है। जी सर। नॉर्मल क्या होता है कि अगर हम सॉक्स पहनकर एक टाइल फ्लोर पे रनिंग करने की कोशिश करें तो हम उतनी फास्ट रनिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें फ्रिक्शन नहीं मिलेगी। हम स्किट करना शुरू कर देंगे, वहां पे स्किट के प्रोसेस में होगा फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगी। तो हम उतना फास्ट रन अप नहीं कर पाएंगे, उतना स्ट्रॉन्ग ग्रिप नहीं होगी ग्राउंड के साथ। तो ये प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि कौन सी फोर्स है जो उसको सेंटर की तरफ जो है फोर्स कर रही है टुवर्ड्स सेंटर मूव करने के लिए, तो वो फोर्स होगी आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सही है सर। ठीक है। सो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि फ्रिक्शन इज द फोर्स विच इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स टू अ बॉडी टू टेक टर्न और टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है। आपने देखा होगा जब भी ड्रिफ्टिंग की जाती है, कार्स की ड्रिफ्ट करते हैं या राउंड टर्न लेते हैं, या आपके पास जो डिफरेंट कार रेसेस होती है वहां पे एक शार्प टर्न होता है, तो जी उसमें सर। आपके पास व्हील्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। अगर जी सर। स्पेसिफिकली हम ड्रिफ्टिंग की बात करें, कंपटीशन जो होता है वहां पर, तो उनके जो टायर्स होते हैं, उनके जो रिम्स होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। वो व्हील्स नॉर्मल व्हील्स नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है हमने शार्प ड्रिफ्ट लेना है तो फ्रिक्शन स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है। सो इस केस में हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, फॉर्मूला तो सेम होगा, एफ सी इज इक्वल्स टू mv²/r, but in this case the centripetal force is provided by force of friction. सो बेसिकली फ्रिक्शन वो फोर्स है जो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स बना रही है आपके पास। ठीक है। और जब हमें सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट आपके पास एक राउंड टर्न या एक सर्कुलर पाथ में मूव कर सकता है। ठीक है। जी सर। सही। और अगर हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखें फॉर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए हम मैथमेटिकल फॉर्मूला ये लिख सकते हैं जी कि बोलो जो सर। आपके पास
तो न्यू आर में होता है ना फिक्स फोर्स। म्यू आर, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होगा फॉर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और हम इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ अ बॉडी, क्योंकि आर रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन, जी और सर। नॉर्मल रिएक्शन हमें पता है वेट के ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो हम चाहे नॉर्मल रिएक्शन की क्वांटिटी लें या वेट की क्वांटिटी लें, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग दोनों ही आपके पास इक्वल वैल्यूज देंगे आपको। तो इसमें आपके पास कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं है। सही है सर। ठीक है, तो अब जब दोनों फोर्सेस इक्वल हैं और यहाँ पर ये जो म्यू का सिंबल है, ये म्यू का सिंबल आपको देगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये आपको मिल जाएगी वैल्यू कोफिशिएंट फ्रिक्शन की। ठीक है। जी सर। अच्छा, अब यहाँ पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो आपको दे रही है सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कल में मूव करने के लिए, तो हम जी उसे सर। इक्वेट कर सकते हैं। और अगर जब हम उन्हें इक्वेट कर लेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपके पास इक्वल होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और वेट विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर ओवर r। ठीक है, तो फॉर्मूला के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी अननोन क्वांटिटी, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन और quantities of the questions that are given in our question paper, right? जी सर। क्योंकि हमारे पास मेन पर्पस ये है कि अब हम ए लेवल्स में हैं तो हमें एडवांस एप्लीकेशंस थोड़ा सा आना चाहिए। अब हम बेसिक फार्मूला जो ओ लेवल्स में हम पढ़ते आए थे अब हम उसको अप्लाई करना सीख रहे हैं बेसिकली। ठीक है, सही है। तो एक कॉन्सेप्ट अब हमारे पास ये आ गया कि अगर हम कार की टर्न की बात करें, एक रोड की अगर हम एग्जांपल लें, वहां पे कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमें मिल रही है टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स टू अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, जी सर। लेट सपोज अब हमारे पास अगर कोई हैवी ट्रक हो, ठीक है, आपने देखा होगा जो जितना आपके पास लॉन्ग व्हीकल होगा, जिस तरह आप लेट सपोज एग्जांपल लो, जो आपके पास डीजल या पेट्रोल सप्लाई करने के लिए जो ट्रक्स होते हैं, अब उसमें जी आपने सर। देखा होगा कि उसका बैक का जो कंटेनर होता है वो कंप्लीट सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है जिसमें फ्यूल ऐड होगा। जी ठीक है, सर। और अब क्योंकि जब उसे टर्न लेना है तो उसे टर्न लेते हुए ये चीज पता होती है कि उसे टर्न एक तो बहुत स्लो स्पीड पे लेना है, और क्योंकि उसकी लेंथ इतनी ज्यादा उस व्हीकल की कि उसे डिस्टेंस को भी जो है वो वहां पे कंसिडर करना होगा। सही ठीक है, है। तो जी ये सर। सारी चीजें फैक्टर होती है, और वही अगर ट्रक बहुत हाई स्पीड से टर्न लेने की कोशिश करे एज कंपेयर टू दिस कार, तो क्या होगा? सर उलट जाएगा। हम्म, उलट जाएगा। उलट जाएगा। क्यों? फ्रिक्शन तो वहां पर भी है, सेंट्रीपिटल फोर्स तो वहां भी मिलनी चाहिए थी, अरे उसका मास पीछे बहुत ज्यादा होगा, वेट बहुत उसका ज्यादा पीछे। होता है। ठीक है, तो अब वो जो फैक्टर आपके पास यहाँ पर आया कि आप उसको लिख सकते हो कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो अगर आप फॉर्मूला के भी अकॉर्डिंग देखो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टू द मास ऑफ अ बॉडी। जी सर। ठीक है, तो अगर मास ग्रेटर होगा बॉडी का तो आप अगर सेंट्रीपिटल फोर्स को बढ़ाते हो तो मास भी एक वहां पे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा उसकी सर्कुलर मोशन में। ठीक है, सही है। ये एक एग्जांपल हो गई। इस एग्जांपल को थोड़ा सा और डिफरेंट अगर आप देखो, अगर लेट सपोज आपके पास रोड और टायर इन दोनों के कांटेक्ट के बीच में अगर कोई फ्लूइड आ जाए, ठीक है, मतलब नॉर्मल अगर हम रेनी सीजन की एग्जांपल लें तो उस कंडीशन में क्या होता है आपके पास कि वो जो लिक्विड अब रोड पे पड़ा है और वो आपके टायर के सरफेस और रोड के बीच में आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या इफेक्ट होगा? सर मतलब फ्रिक्शन कम हो जाती है, स्लिप ज्यादा होते हैं इधर फ्रिक्शन टायर। कम हो जाएगी। ठीक है, जी। तो कार की मूवमेंट क्या होगी? क्या वो अभी भी सर्कुलर मूव करेगी इजिली या कुछ सर डिफरेंट होगा? मुश्किल है, ज्यादा मुश्किल होगी। मुश्किल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस होगी, when the force of friction decrease, when the force of friction decrease, या वो फोर्स हमारे पास
बहुत लेस क्वांटिटी में होगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे पास जो कार होगा, ये जो हमारा व्हीकल होगा, वो स्किड करना शुरू कर देगा, सही ठीक है। है। कार और व्हीकल विल स्टार्ट स्किडिंग फ्रॉम इट्स पोजीशन, क्योंकि अब हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेस हो गया। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेस होने का मतलब ये है कि हमारी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उस पे भी इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। जी। और ये कंडीशन उस वक्त की है जब आपके पास कोई फ्लूइड रखा हो रोड पर, और या आप सिंपल वाटर की एग्जांपल ले लो। इसीलिए होता है कि जब बारिश हुई हो आपके पास और रोड पे अगर बहुत बारिश हो, पानी अच्छा खासा है, तो एक अलग जी सर। सिचुएशन होती है, ठीक है। जी सर। तब इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन वो जो हल्की सी बूंदाबांदी हुई हो, जी बहुत जी जी। आपके पास बहुत लाइट एक लेयर बन जाए वाटर की, तो वो ज्यादा खतरनाक होती है रोड। क्योंकि वहां पे जी एक तो सर। लेयर इतनी वो है, और वहां पर हम कोशिश करते हैं, हम जल्दी पहुंचने के चक्कर में हम स्पीड बहुत हाई रखते हैं। जी सर। और वहां पे जब हम ब्रेक लगाएंगे, टर्न लेंगे, तो हमारी कार या बाइक जो भी है वो स्किड करना शुरू करेगी, ठीक है। तो ये एक फैक्टर होता है आपके पास। सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पर भी है, लेकिन क्योंकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो गई, और फ्रिक्शन ही वो फैक्टर था जो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा था, वो अब जी उतनी सर। सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं दे पा रहा। जी सर। तो अगर आपके पास वाटर या कोई और फ्लूइड भी गिरा हो रोड पर, तो कार जो है वो आपके पास स्किड करना शुरू कर देगी, व्हीकल आपके पास स्किड करेगा, रादर देन मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। और डायरेक्शन की अगर बात की जाए, तो डायरेक्शन क्या होगी? सर डायरेक्शन मतलब? जिस तरह हमने कल डायरेक्शन की थी, डायरेक्शन कहाँ होती है बॉडी की? ऑलवेज टुवर्ड्स द, तो टेंजेंट मतलब अगर आप गोल घूम रहे हैं आप उसकी बात कर रहे हैं, मतलब अगर हम सर्कल पूरा, सर्कुलर हाँ, मोशन। पूरे सर्कुलर मोशन की बात करें, तो उसमें आपके पास रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? टुवर्ड्स द सेंटर, जी सर। ठीक है। इंडिविजुअल पॉइंट पे तो हमें पता है टेंजेंट होती है, लेकिन जी जब सर। हम ओवरऑल एक बात करते हैं, तो वहां पर फोर्स की डायरेक्शन जो सेंटर होगी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि फोर्स विल डिक्रीज, सो फोर्स विल डिक्रीज, but the direction of force will always remains towards the center of a circle, but remains center, ठीक है। हमारे पास और कंक्लूजन आ गया, जो हमने ये देखा कि एप्लीकेशन जो है वो किस तरह से सेंट्रीपिटल की हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ये एप्लीकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम इसको डायरेक्ट अपनी डेली लाइफ एग्जांपल पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और भी एप्लीकेशंस आएंगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार सर्कुलर मोशन रोड पे हो रहा हो। जी जी जो जी। हमारे पास स्विंग की एग्जांपल होती है, जो फेरिस व्हील की एग्जांपल होती है, तो वहां पर ये होता है कि वहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं होती, क्योंकि वहां रोड नहीं है, कांटेक्ट नहीं है हमारे पास ग्राउंड के साथ, तो वहां फ्रिक्शन तो नहीं होगी, तो वहां जी पर हमें सर। फोर्स कुछ और देगा, ठीक है। सेम अगर हम एग्जांपल लें कि हमारे कार के डैशबोर्ड पे अगर टिश्यू बॉक्स या कोई मोबाइल फोन या कोई भी हमने ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हो डैशबोर्ड पे, तो जब जी हम सर। कार को टर्न करना चाहें वहां पर, सेम इसी एग्जांपल में, जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल में टर्न किया कार को, तो उस बॉक्स पर या उस ऑब्जेक्ट पर भी सेम वो ही फिनोमेना अप्लाई होगा जो हमारी कार पर हो रहा है, ठीक है। जी सर। वो भी कोशिश करेगा टर्न होने की हमारे साथ। तो इसलिए कभी कभार क्या होता है कि जब हम बहुत शार्प टर्न लेते हैं या बहुत स्पीड में टर्न लेते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट वहां से डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है। क्योंकि उसको भी आपके पास इतनी फ्रिक्शन चाहिए, इतनी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, कि वो भी कार के डैशबोर्ड के साथ इजीली टर्न हो सके, ठीक है। लेकिन वहां पर उसको इतनी फ्रिक्शन और वो नहीं मिल पाती, क्योंकि कार के तो टायर्स हैं, ब्रेक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन वो बॉक्स बेचारा वहां पर किसी बिना किसी सिचुएशन, बिना किसी बैलेंस फोर्स के आश्रय पे रखा हुआ है, तो वो जब टर्न होता है तो उसको इतनी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल पाती, तो वो जी सर। आपके पास डिस्प्लेस हो जाता है अक्सर, ठीक है। कोई जी चीज सर। रखी हो हमने, फाइल फोल्डर रखा हो, हमने कार टर्न ली, वो आके हमारे पास नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसको फ्रिक्शन नहीं मिल पाती। तो सेम एग्जांपल हमारे पास होगी जब रोड पे आपके पास कोई फ्लूइड रखा हो, तो वहां पर वो टर्न करने के बजाय स्किड करता है,
जी सर। ठीक है, चलो एक तो बात ये हो गई, और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमने इसमें से और कंक्लूड किया कि सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, वो फॉर्मूला से भी हमें दिख रहा है। ठीक है, और ओ लेवल्स में भी ये फैक्टर्स हम पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब उसको थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं कि अगर इस फैक्टर को ओवरकम करना हो, तो आपने देखा होगा कि जब फास्ट मूविंग कार्स जो होती है, जब उनकी रेस होती है, आपके पास नेस्कार की हो, फार्मूला वन की हो, जी सर। जी तो सर। उनका ट्रैक, फार्मूला वन का तो चलो हॉरिजॉन्टल ट्रैक होता है, बिल्कुल बैलेंस रोड होती है, क्योंकि उनका एक तो हाइट बहुत कम होती है, तो वो स्टेबल बहुत होती है। हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ा है ओ लेवल्स में अपने, तो जी हमें पता है सर। जितनी हाइट कम रखेंगे वो बैलेंस होगी। ठीक है, जी लेकिन जो सर। नॉर्मल कार्स होती हैं उनका जब बहुत शॉर्ट मीटर स्प्रिंट रेस होती है, तो उसके लिए ट्रैक थोड़ा सा टिल्टेड हो आपके गया। पास इंक्लाइंड रखा जाता है इस तरह से। ठीक है, जी। तो अब इसको इंक्लाइन रखने का आपके पास क्या फैक्टर होता है, उससे आपको क्या एडवांटेज मिलेगा, तो ये टर्न टॉप, होती है। हाँ टर्न करना इजी होता है। और उसके अब हमने फैक्टर्स भी डिस्कस करने कि क्यों इजी होता है। तो बेसिकली जब हम इस तरह के टर्न की बात करते हैं, तो ये हम बेसिकली डिस्कस करते हैं बैंक टर्न। सही है। ठीक है, ये फैक्टर आपके पास बैंक टर्न की कैटेगरी में लाई करेगा। और इसके बारे में अब हमने अगर फैक्टर्स को मार्क करना हो, तो फैक्टर्स हमारे पास इस तरह से होंगे कि सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर एक एंगल आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास जो डायग्राम है वो आपको कुछ इंक्लाइन प्लेन जैसा दिख रही है। जी ठीक है, सर। हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे कि इसका मैकेनिकल एडवांटेज और ये सब निकालें, हमने सिर्फ अपनी फोर्सेस को देखना है। ठीक है, तो सही है। यहाँ पर आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन आपको मिल गया, और इंक्लाइंड प्लेन मिलने के बाद अब हमने यहाँ पर देखना है कि फोर्सेस का इफेक्ट कैसा होगा। अब जो फोर्सेस की इफेक्ट की हम बात करते हैं, ठीक है, तो इस डायग्राम को अगर आप देखो, तो ये जो फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये वेट है। बॉडी का वेट, विच जी सर। ऑलवेज एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, जी सर। और वेट के ऑपोजिट आपको कौन सी फोर्स मिलती है? सर वो जो अपवर्ड रैक कर रही है, रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स। लेकिन अब यहाँ पे देखो, रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है, जी सर। क्योंकि वेट तो बॉडी का हमेशा डाउनवर्ड ही जाएगा, चाहे आपके पास बॉडी इंक्लाइन पे हो चाहे हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हो। तो वेट ऑफ अ बॉडी विल ऑलवेज एक्ट इन डाउनवर्ड पोजिशन। बट एक फैक्टर यहाँ पर ये हो रहा है कि जो न्यूटन नहीं, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर एक्ट हो रहा है, वो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। ठीक है, सही है। तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा या नॉर्मल जो फोर्स होगी, वो हमेशा से परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि जो हमारे पास बैलेंस रोड थी, वहां पर तो वेट नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस हो रहे थे इजीली, तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। हमें सिर्फ फ्रिक्शन को और उसके ऑपोजिट फोर्स को देखना था कि फ्रिक्शन इतनी हमें मिल रही है कि हम टर्न ले पाएं या नहीं मिल रही, ये चीज हमने देखनी थी। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गया कि नॉर्मल रिएक्शन के ऑपोजिट कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है, जी सर। और जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है, तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है रिजल्टेंट फोर्सेस का, और फोर्सेस को कंपोनेंट्स में ब्रेक करने का। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट्स हैं उसको में ब्रेक कर रहे हैं। जो नॉर्मल है जी सर। उसको सर हम इसको इन और इसको शॉर्ट, वेट वाले से हेड टू टेल कर देंगे। हाँ, तो हम यहाँ तो पे फिर उसके ये वाला कंपोनेंट, थीटा एंगल और अंदर वाला थीटा एंगल सेम हो जाएगा। बिल्कुल, तो नॉर्मल को हमने उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया, और जी कंपोनेंट्स सर। आपके सामने, एक कंपोनेंट आपको यहाँ मिल गया। ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या कोऑर्डिनेट्स होते हैं। और और ये वाला एंगल और नीचे वाला ये वाला कंपोनेंट और नीचे वाला कंपोनेंट सेम हो जाएगा। ठीक है, और ये जो थीटा दोनों सेम मार्क किए हैं, इसका मतलब ये है कि दिस थीटा विल बी इक्वल टू दिस वन। जी सर। ठीक है, बोथ थीटाज आर इक्वल। जी सर। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास क्वेश्चन ये था कि जब बैंक टर्न्स हम यूज करते हैं, तो हमारे पास कार स्किड क्यों नहीं करती? ठीक है, जी सर।
तो यहाँ पर कोई स्किडिंग का प्रोसेस नहीं होगा, यहाँ पे कार स्किड नहीं करेगी, यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ टर्न ले सकती है। तो यहाँ पर कोई स्किडिंग का फैक्टर आपके पास नहीं आएगा। सही है सर। ठीक है। अब क्योंकि वो स्किड नहीं कर रहा, तो अब इसके थोड़े से कंपोनेंट्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। और इसके अगर हम कंपोनेंट्स को सॉल्व करना चाहें तो उसको हम थोड़ा सा डिटेल डायग्राम में देखें कि इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, और आपके क्वेश्चंस जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसमें ऐसा सर होता ये है कि ऐसे सवाल तो जो मैकेनिक्स का पेपर होता है मैथ्स का उसमें भी आते हैं, तो वैसे ही होता है ये। जी, अगर आपने वो अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आपने देखो आइडेंटिफाई कर लिया, तो जी अब सर। आपके लिए इजी है इसको सॉल्व करना। तो इसकी मेरे ठीक है, पास तो नीचे डिटेल वाला बना वेक्टर। लीजिए। तो सर इसमें मेरा ये सवाल है कि हम लोग जो है नीचे वाला mg वाला कंपोनेंट यूज करेंगे या ऊपर वाला हम m एम cos थीटा? जी वाला कंपोनेंट तो यूज कर रहे हैं, लेकिन वो अब क्योंकि डाउनवर्ड है, ठीक है, हमने अच्छा उसको ब्रेक नहीं किया, कार तो हमारी ऊपर चल रही है, वो डिपेंड कर रही है नॉर्मल रिएक्शन के साथ। ठीक है। और जो उसको सही है। फ्रिक्शन मिलनी है, फ्रिक्शन उसको मिलेगी टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि जी वी सर। आर डिस्कसिंग अबाउट सर्कुलर मोशन, तो वो तो हमेशा हमारे पास सेंटर की तरफ होगी। ठीक है। तो वेट हमें बस ये प्रोवाइड कर रहा है कि उसने उसको ग्राउंड के साथ स्टिक करके रखा है, कि बॉडी अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं जा रही। अब हमने उसकी स्किडिंग और फ्रिक्शन को देखना है कि वो किस तरह से बैलेंस हो रही है। ठीक है। तो इसका आपके पास क्वेश्चन इस तरह से होता है कि आपके पास एक टर्म ड्राइव करने को आती है इस बैंक टर्न से रिलेटेड, तो वो टर्म हमने देखना है कि वो कैसे ड्राइव होगी। ठीक है। वो क्वांटिटी ड्राइव करने का क्वेश्चन भी आता है आपके पास। तो यहाँ पर आप देखो इसकी डिटेल, आपके पास वेक्टर डायग्राम है, क्लीन वेक्टर डायग्राम बिल्कुल। अब ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से हटा दिया और सिर्फ हमारे पास आ गए फैक्टर्स। ठीक है। सही है सर। और इस फैक्टर में देखते हैं हम, लेट सपोज अगर हम इस थीटा को हम एक अननोन फैक्टर लिख देते हैं एक्स। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है, और आपको ये चीज पता है कि ये दोनों इक्वल होते हैं तो अच्छी बात है। वरना ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। और वो चेक इस तरह से कर सकते हैं कि ये जो नॉर्मल और जो इंक्लाइन का एंगल है, ये कितना होगा। सर इसका जो सर ये थीटा और अंदर वाला थीटा सेम होगा ना? और ये एंगल कितना होगा, ये जो अभी ग्रीन मार्क ये किया मैंने। टोटल तो 90 से माइनस 90 से माइनस कर देंगे ऊपर ठीक वाले है। वाला। हाँ। तो ये जो सेंटर में अभी ग्रीन मार्क किया, ये एंगल आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है 90 डिग्रीज को। ठीक है। जी सर। क्योंकि ये बिल्कुल परपेंडिकुलर शेप बन रही है। जी और सर। अब बाकी अगर हम देखें तो इसके नीचे भी एक एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। अब ये एंगल कितना होगा। टोटल वो तीन एंगल मिला के 180 हो जाएंगे। 180 बनेंगे, बिल्कुल सही। तो ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है 90 माइनस थीटा को। जी ठीक है। सर। और ये 90 माइनस थीटा को रिप्रेजेंट करने का मतलब ये कि अगर हम एक्स कैलकुलेट करना चाहें, या ये सारे एंगल्स को हम कैलकुलेट करना चाहें, तो ये सारे एंगल आपके पास एक ही एंड पर है। ठीक है। और जिस तरह जी भी आपने भी मेंशन किया कि ये टोटल 180 का एंगल बन रहा है यहाँ से कंप्लीट यहाँ तक। ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो एंगल एक्स है प्लस जो एंगल 90 है प्लस जो एंगल सर 90 माइनस थीटा है, वो थीटा ये के। तीनों कंबाइन होकर बना रहे हैं 180 डिग्रीज। जी ऐसा ही सर। है। जी सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम मैथमेटिकल प्रूफ अगर चेक करते हैं तो 90 और 90 180, 180 दूसरे एंड पर माइनस होगा, तो x विल जी बी सर। ऑटोमेटिकली इक्वल्स टू थीटा। जी सर। ठीक है। तो बहुत सिंपल से हमने इसको प्रूफ कर लिया कि दोनों थीटा के पास सेम होंगे। ठीक है। दिस सही वन है। एंड दिस वन, बोथ थीटा आर इक्वल। तो एक तो हमारे पास ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि अगर कोई क्वेश्चन इस जी तरह सर। से आता है और हमारे पास इंक्लाइंड का एंगल गिवन है, तो इसका मतलब ये होगा कि नॉर्मल रिएक्शन का भी जो एंगल होगा वो थीटा के ही इक्वल होगा जो इंक्लाइंड का एंगल दिया है। ठीक है। अच्छा, अब इसी डायग्राम में आपने सेंट्रीपिटल फोर्स को मार्क करना है। सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सर सेंट्रीपिटल फोर्स को हम्म। सर डाउनवर्ड्स होगी ना? नहीं क्यों। सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स जो फ्रिक्शन पहले प्रोवाइड कर रही थी अच्छा अच्छा टुवर्ड्स द अच्छा अच्छा सर सेंटर, वो तो उस तरफ होगी ना, मतलब उसके ऑपोजिट होगी। यहाँ पर होगी, इस डायरेक्शन में। नहीं सर गाड़ी हमारी किस तरफ जा रही है इसमें इसमें
ये सर वाली किस तरफ? एग्जांपल सर तो इसके बैकवर्ड्स होगी ना, क्योंकि एन फ्रिक्शन साइन रेजिस्टेंस। एन साइन थीटा की तरफ नहीं होगी, क्योंकि हम टर्न सर इस तरफ लेना चाह रहे हैं। मतलब ये कार हाँ आपकी सही तरफ आ है, रही है, जी जी ठीक है, जी। आउट ऑफ द पेज आ रही है कार, और उसने राइट टर्न करना है, ठीक है। हमारी अभी बॉडी उसके अकॉर्डिंग, पोजीशन के अकॉर्डिंग जो उसने टर्न करना है बॉडी ने, वो जी टर्न सर। करना है टूवर्ड्स राइट हैंड साइड। और इसका मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगी उसे, वो टूवर्ड्स राइट हैंड साइड ही मिलेगी, ठीक है। सही है सर। और अब देखो इसमें एक अच्छी बात ये है कि अब क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड के साथ उस तरह से कांटेक्ट नहीं है जिस तरह पहले था, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स तो सेंटर की तरफ है ही, क्योंकि वो एक राउंड टर्न ले रही है। और जो फ्रिक्शन होगी, ये दोनों आपको हेल्प कर रही है इस बार, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स एंड फ्रिक्शन बोथ विल हेल्प टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। ऐसा ही है, जी सर। क्योंकि एक तो हमें एंगल के फैक्टर्स की वजह से फोर्स मिल गई सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर, और फ्रिक्शन तो हमारे पास वहां पे ऑटोमेटिकली है ही, पहले से नेचुरल हमारे पास अप्लाई होगी रोड के साथ। तो इसमें एक प्लस पॉइंट हमें ये मिला कि सेंट्रीपिटल फोर्स और फ्रिक्शन दोनों हेल्प करेगी बॉडी को एक सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब ये बात हो गई। अब इसमें ये आता है कि आपके पास प्रूफ करना होता है एग्जाम में कि आपने इस पूरे कंपोनेंट को सॉल्व करके इसका फाइनल रिलेशन फाइंड करके देना है, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू सम वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, की अगर हमें यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड करनी हो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पहले सेंट्रीपिटल फोर्स सिंपल थी, mv² / r। तो हमें पता है वहाँ रेडियस का फैक्टर था, मास का फैक्टर था, वेलोसिटी का फैक्टर था। अब क्योंकि यहाँ पर एंगल्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, तो एंगल की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से प्रॉब्लम ये है कि अब थोड़ा सा एंगल को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अगर हम इसके कंपोनेंट्स को बैलेंस करना शुरू करें, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, क्योंकि कंपोनेंट्स अगर आपको इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे तो फिर तो काम बहुत इजी है। अगर इसी में कंफ्यूजन है तो फिर इसी में ही हम उलझ के रह जाएंगे कि एक कंपोनेंट बना कैसे, ठीक है। तो वो इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो अब हम सबसे पहले अगर देखें कि एन साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, या आप ये कह सकते हो कि एन जी साइन सर। थीटा की जो फोर्स है उसके ऑपोजिट कौन सी फोर्स है, या एन साइन थीटा किस फोर्स के इक्वल है। क्योंकि जिस डायरेक्शन में एन साइन थीटा है वहां जी पर आपके सर। पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर यही मार्क किया ना, जी सर, समझ आ गया मुझे, समझ आ गया। ठीक है। तो लेट सपोज ये बन गई हमारे पास इक्वेशन 1। और इफ वी डिस्कस अबाउट एन कॉस थीटा, तो एन कॉस थीटा के ऑपोजिट कौन सी फोर्स है, या एन कॉस थीटा किस फोर्स के इक्वल है। सर एन कॉस थीटा होगी हमारी, एक मिनट, ऊपर की तरफ से सर हमारी ये रिएक्शन फोर्स की इक्वल होगी ना? रिएक्शन फोर्स का तो एंगल ही कुछ और है इस बार। अच्छा, इसमें तो एक कुछ और है ना, तो हाँ, सर एक मिनट। क्योंकि हमने एंगल बना दिया तो रिएक्शन जी फोर्स सर। नाराज हो गई वहां से, तो हमारे सर एंगल में वेट चेंज कर इक्वल दिया। नहीं हो सकती है तो, क्योंकि वेट तो डाउनवर्ड है। तो सही है ना, वेट ऑपोजिट हो गया उसके, हाँ सही है, फिर ऑपोजिट होगा। ठीक है, न्यूटन का लॉ, इक्वल ऑपोजिट। जी तो सर। एन कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ अ बॉडी विच इज इक्वल्स टू एम एम जी। जी, ठीक है। अब इनको कंबाइन करना है, कंबाइन करने के लिए हम ये करेंगे कि अगर हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड इक्वेशन 1/2, डिवाइड इक्वेशन 1/2। और इक्वेशन 1/2 को डिवाइड करने का मतलब ये कि इक्वेशन 1 को डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड विल डिवाइड द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सेकंड इक्वेशन, एंड राइट विल डिवाइड द राइट हैंड साइड। तो एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ सी ओवर टी, ठीक है। सही है सर। क्या कैंसिल आउट होगा, सर एक मिनट, एन एन कैंसिल हो जाएगा एन सर। कैंसिल आउट। और साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा। टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू, और एफ सी का फॉर्मूला सर एफ सी का एक, एफ सी का एम वी सर स्क्वायर इसका अपॉन एफ आर यू और हो जाएगा ना? ठीक है, ओवर एम जी। और क्या कैंसिल आउट करेंगे,
मास सर को कैंसिल कर दें? सर जी मास तो सर डिनोमिनेटर ऊपर चले जाएगा ना, तो सर मास हाँ, कैंसिल हो जाएगा। मास कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि mg के नीचे कोई क्वांटिटी नहीं है। 1 लिख के अगर हम उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो mg जो है वो r के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो हम m को कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ पर इजीली, और फाइनल जो हमें यहाँ पर इक्वेशन मिल रही है वो इक्वल है v² r g। ठीक है, सर अब ATM में लिख। ये जो हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन बनी है, इस फाइनल इक्वेशन को हम यहाँ पर अगर लिखते हैं तो tan थीटा इक्वल होगा v² आर आर जी। जी। अब इस इक्वेशन का मतलब क्या है? देखो, जब फिजिक्स और मैथ्स में कुछ बनाते हैं ना तो उसका कोई ना कोई मतलब होता है। जी सर। सिर्फ ड्राइव करना नहीं है, ड्राइव कर लिया मार्क्स तो मिल गए, लेकिन इससे आपको कंक्लूजन क्या मिला? सर ये कंक्लूजन क्या क्वेश्चन, है? हाँ, अब ये क्वेश्चन आपसे कुछ कहना चाह रही है। वो ये कहना चाह रही है कि सबसे पहले जब हमने ऊपर एग्जाम्पल डिस्कस की सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो वहां पर आपने एक फैक्टर लिखा कि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, हमने बोला कि मास का मसला है, कोई बात नहीं है, हमने थोड़ा सा एंगल बढ़ाया, एंगल बढ़ाने के बाद हमने बैंक कर्व बना दिया। ठीक है, और बैंक कर्व बनाने में आपको एडवांटेज ये मिला कि आप मास से इंडिपेंडेंट हो गए, मास का फैक्टर ही खत्म। सर सही है। ठीक है, तो अब हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स मास पे डिपेंड ही नहीं करेगी। जी सर। ठीक है, तो हम सिर्फ डिपेंड कर रहे हैं वेलोसिटी पे, रेडियस पे, ग्रेविटी पे, क्योंकि ग्रेविटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वही है जो हमें ग्राउंड के साथ स्टिक करके रखेगी। ठीक है, और ग्रेविटी नहीं होती तो शायद बहुत सारे मसले भी हमारे आसान हो जाते और बहुत सारे मुश्किल भी हो जाते। जी सर। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इसमें फैक्टर है और ये इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको आपने याद रखना है। समटाइम्स अभी जब हम पास पेपर्स करेंगे तो उसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि टू ड्राइव द एक्सप्रेशन और टू फाइंड द वैल्यू। सही है ठीक सर। है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे पास। तो लास्ट हमने जो है वो एंड किया कि अगर हम बैंक कर्व पे करते हैं तो बैंक कर्व पे मिल गई, और उस इक्वेशन की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि वहां पर मास से हमारे पास इक्वेशन इंडिपेंडेंट हो गई, और मास का फैक्टर वो जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट था सेंट्रीपिटल में, वो खत्म हो गया। तो जब मास का फैक्टर ही खत्म हो गया तो वो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट था वो भी खत्म हो गया। तो इसका मतलब है अब हमारे पास जो है वो डिसबैलेंस होने का जो फैक्टर है, जो डर है, वो हो गया। अब एंगल पे डिपेंड करेंगे और डिपेंड करेंगे ग्रेविटी, रेडियस और स्पीड पर। ठीक है, और वेलोसिटी। अब हमने ये देखना है कि अगर हमारे पास जो फेरिस व्हील सर्कुलर मूव करता है, जो स्विंग्स में जी हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं डेली लाइफ में, तो वहाँ तो हमारे पास खैर सोचने का इतना टाइम नहीं होता कि वहाँ पे हम फिजिक्स लगाएं। तो लेकिन उसमें भी हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो हमारे पास डिपेंड करते हैं इसके साथ। तो अब हमने उन्हें देखना है कि अलग अलग पॉइंट पर आपके पास फोर्सेस किस तरह से अप्लाई हो रही होती है और वहाँ पे क्या फैक्टर्स होते हैं, और वहां पर स्पीड की वैल्यू क्या होगी अगर वो हमें स्पीड की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, तो वो हमने यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं मिनिमम स्पीड, और लास्ट टॉपिक ऑफ योर सर्कुलर मूवमेंट हम इसकी एप्लीकेशन डिस्कस कर चुके हैं, और अब हम जो है वो एक और आप कह सकते हो कि ये एप्लीकेशन ही है, बस यहाँ सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। सही है। तो यहाँ पर हम बात ये कर रहे थे कि अब हमारे पास जो मिनिमम स्पीड हम कैलकुलेट करना चाहेंगे यहाँ पर जो सर्कुलर पूरे पाथ में है, तो वो कैसे कैलकुलेट होगी। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मार्किंग की हुई है ताकि आपको दोबारा से डायग्राम बनाने और वो सब टाइम ना लगे। अब आप देखो यहाँ पर पॉइंट ए मार्क किया हुआ है सबसे पहले, और वहां से बॉडी जा रही है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, वहां से फिर पॉइंट सी और डी सब मार्क हुए हुए हैं। ठीक है, अच्छा अब हमने यहाँ पर ये देखना है कि
आपके पास ए और डी तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, क्योंकि ए और डी क्या था कि वो हॉरिजॉन्टल पाथ था, एक फ्लैट सरफेस था, तो वहां पे टर्न हम कैलकुलेट कर चुके हैं, टुवर्ड्स द सेंटर होगा, ठीक है। जी सर। अब मेजर प्रॉब्लम ये है कि ये जब और जब डाउनवर्ड होगा तो आपके पास फैक्टर किस तरह से चेंज होंगे, ठीक है। वहां पर क्योंकि अब वहां पर अप एंड डाउन में प्रॉब्लम क्या है कि जब बॉडी अपवर्ड है तो उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और सर्कल की डायग्राम देख के हमें इतना आइडिया हो रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स भी टुवर्ड सेंटर होती है, और जी सर। नेचुरली अब वेट भी उसी की डायरेक्शन में है, ठीक है। जी सर। तो दोनों चीज एक साथ है। और अगर हम जी इसको पॉइंट यहां पर ले आए तो यहाँ पर आप देखो पॉइंट सी पर कि यहाँ पर वेट डाउनवर्ड होगा और सेंट्रीपिटल इसके ऑपोजिट होगी, ठीक है। तो ये केस आपके पास अब थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा पहले वाली सारी सिचुएशन से डिफरेंट है। तो अब हमने यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर आपके पास फैक्टर्स किस तरह से वेरी कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट बी की। तो अगर हम पहले बात करते हैं इफ ऑब्जेक्ट एट बी, तो ऑब्जेक्ट बी की अगर हम बात करें तो वहां पर हमने ये देखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमें कहाँ से मिल रही है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास कहाँ पर अप्लाई हो रही है और किस डायरेक्शन में मिलेगी, क्योंकि अब जो है ना ये आपके पास एक स्विंग की एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो अब वो फ्रिक्शन वाला फैक्टर खत्म हो गया, ठीक है। अब हम फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे, अब हमारे पास जो है वो टेंशन वाली फोर्स होगी, क्योंकि रॉड कनेक्ट हो, स्ट्रिंग कनेक्ट हो, अब जरूरी नहीं है स्विंग की एग्जांपल हो, हम स्टोन और थ्रेड को भी देख सकते हैं कि अगर हम उससे अब जी मूव जी। करवा रहे हैं तो वहां पर जो थ्रेड की फोर्स होगी वो टेंशन को रिप्रेजेंट करेगी, और जो बॉडी का वेट है वो तो बॉडी का वेट है ही नेचुरल। तो अगर हम बॉडी बी की बात कर रहे हैं तो बॉडी बी पर हमारे पास फोर्सेस क्या क्या होंगी वो हमने देखना है। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, टेंशन प्लस वेट, सही है सर। ठीक है। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया था कि बॉडी बी में आप ये देखो कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स जी टुवर्ड्स द सर। सेंटर और जो बॉडी का वेट दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जी ठीक है। सर। तो ये इस बार हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो दोनों के एडिशन के इक्वल होगी, ठीक है। और अगर हम इसको और स्पेसिफिक कर दें, ठीक है, तो ये टेंशन जो है वो पॉइंट बी की होगी, तो मैं इसको टी बी लिख देता हूँ, टी बी प्लस एम जी इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सही है। ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू हो गई। और जब हमने इसको ओपन करना हो फॉर्मूला को, ठीक है, एफ सी का फॉर्मूला हमें पता है एम वी स्क्वायर ओवर आर होता है, और वेट का फॉर्मूला जो है वो एम जी ऑलरेडी गिवन है। तो अब आपके पास जो फाइनल टर्म होगी यहाँ पर, वो फाइनल टर्म इस तरह से हो जाएगी कि टी बी इक्वल होगा किसके, टीवी तो उसी के होगा। एफ सी हाँ हाँ, माइनस पता चला। सही है सही। एम जी को वहां ले जाएंगे। और इसके बाद जब आपने mg को वहां पर शिफ्ट कर लिया, और mg को शिफ्ट करने के बाद जो सेंट्रीपिटल की फोर्स की वैल्यू होगी वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, सर एम एम स्क्वायर जी ओवर स्क्वायर आर, हुआ। जी एम सर। वी स्क्वायर ओवर आर हो जाएगी, और एम वी स्क्वायर ओवर आर माइनस एम जी लिखेंगे हम, जी सर। ठीक है। तो टी बी की जो फाइनल वैल्यू आएगी आपके पास, वो फाइनल वैल्यू इक्वल होगी टी बी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर माइनस एम जी, ठीक है। ये हो गई हमारे पास एक वैल्यू। और इसी के आप रेफरेंस को यूज करके आप कैलकुलेट करते हो अगर ऑब्जेक्ट सी को, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट सी पर सेंट्रीपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, सर सी पे ए बी सी सी का हुआ। ठीक है, यानी बी के ऑपोजिट जो डाउनवर्ड है। अच्छा देखो ऑब्जेक्ट बी में क्या था, वो अपवर्ड था, टॉप जी सर। पोजीशन पर था, और जो अब आपके पास सी कैलकुलेट कर रहे हैं हम, सी आपके पास डाउनवर्ड है बिल्कुल, वो जी डाउनवर्ड पोजीशन है। तो अब वो डाउनवर्ड पोजीशन को आप जो फाइंड आउट करोगे तो वो डाउनवर्ड पोजीशन कैसे कैलकुलेट होगी, सर वो भी तो इसी से होगी, क्योंकि सर वेट तो बीच में एक्ट कर रहा है। वेट तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स इस बार ऊपर एक्ट कर रही है, जी जी। अच्छा हाँ। ठीक है।
तो इसकी इक्वेशन बताओ कैसी होगी। माइनस ई बी माइनस एम जी हो जाएगा। पहले कौन सी फोर्स लिखोगे, टेंशन सर लिखोगे या वेट? सर पहले वेट, क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड है ना, ऑपोजिट वेट टेंशन के ऑपोजिट है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास सी पॉइंट पर हो, ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं एट पॉइंट सी, देखो बॉडी जो है ना वो अभी जैसा भी है बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने वेट को कुछ ना कुछ करके ओवरकम कर लिया और बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में आ चुकी है, ठीक है। अब जब वो सर्कुलर पाथ में आ गई है तो इसका मतलब ये कि सेंट्रीपिटल फोर्स थोड़ी सी ग्रेटर होगी हमारे पास वेट से, तभी तो जी हम सर। ऊपर जा सके। अगर वो जी ग्रेटर होती तो बॉडी डाउनवर्ड रहती, और अगर इक्वल होती तो बॉडी आपके पास जो है वो रेस्ट स्टेट में रहती, ठीक है। सर। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो डाउनवर्ड फोर्स बॉडी एक्ट कर रही है उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेटर हो गई, ठीक है। सही है सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप जब इसकी फोर्स लिखोगे तो उसकी फाइनल फोर्स आप ऐसे लिख सकते हो कि आपके पास जो टेंशन की फोर्स होगी यहाँ पर पॉइंट सी पर वो इक्वल होगी, या इसको ऐसे लिख लेते हैं कि टेंशन की फोर्स ग्रेटर है वेट से, तो हम उसको सब्ट्रैक्ट में लिखेंगे, और दैट विल गिव यू द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो फाइनल वैल्यू बनेगी वो सेम एम वी स्क्वायर ओवर आर कर देंगे और वहां पर वैल्यू जाकर ऐड हो जाएगी। तो टी सी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर प्लस वेट ऑफ अ बॉडी, ठीक है। तो ये आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स होगी ऑन पॉइंट सी, ठीक है। ये आपके पास इसकी फोर्स हो गई। अच्छा अब आप ये बताओ कि किस पॉइंट पर अगर हमारे पास रोप और स्टोन की एग्जांपल हो तो किस पॉइंट पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी है रोप ब्रेक होने की? सर सर इसकी प्रोबेबिलिटी का ज्यादा है। रीजन आप खुद ने दिया कि जब पॉइंट बी पर होगी फोर्स बॉडी आपके पास तो वहां पे तो दोनों फोर्सेस सपोर्ट में है। दोनों तो सेम दोनों साइड पे। फोर्स जब सपोर्ट में है तो इसका मतलब है वहां तो ब्रेक होने का चांस ही नहीं है, सर सी ठीक में है। होगी क्योंकि ऑपोजिट सी ऑपोजिट है। में सी में ब्रेक होने का चांस ज्यादा होगा क्योंकि वहां पे फोर्स अपोज कर रही है एक दूसरे को। तो इस पॉइंट को भी अगर यहाँ लिख लिया जाए तो इस फोर्स को लिखने का मतलब ये है कि एट पॉइंट सी rope will or rope has high probability rope has high probability to break, ठीक है। सही है सर। तो बी पे आपके पास प्रोबेबिलिटी कम होगी, सी पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। फैक्टर हम देख चुके हैं कि फोर्सेस ऑपोजिट हैं, तो वहां पर आपके पास फैक्टर स्ट्रांग होगा। सही है सर। अच्छा अब हमें अगर यहाँ पर तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि दोनों चीजें ऐड हो रही है, अगर हम पॉइंट बी को थोड़ा सा देखें यहाँ पर और पॉइंट बी की वैल्यू हम देखें, ठीक है, तो वहां पर जो टी बी की वैल्यू है वो वहां पर इतनी इजीली ब्रेक नहीं होगा, जी सर। ठीक है। क्योंकि वहां ब्रेक नहीं होगा क्योंकि लेट सपोज अगर बी पर आके कुछ प्रॉब्लम होता भी है, लेट सपोज आप एक स्विंग में हो, वो पूरा 360 घूमता है इसी सर्कल की तरह, और लेट जी सर। सपोज बी पर आकर अचानक से इंजन बंद हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा? अगर कोई आपके पास सपोर्ट ना हो, कोई आपके पास हैंडल ना हो, तो सारी बॉडीज नीचे डाउनवर्ड आएंगी, जी सर। ठीक है। तो यहाँ पर सारी बॉडी जो है वो डाउनवर्ड अप्लाई होगी और उसकी वजह से जो फाइनल फोर्स होगी वो भी डाउनवर्ड एक्ट कर रही होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि बी पे रोप ब्रेक तो नहीं हो सकती, वहां पर जो है वो रोप स्लैक हो सकती है, ठीक है, डाउनवर्ड आ सकती है। सही है सर। तो इस फैक्टर को भी बस हम यहाँ पर लिख के इसको फाइनलाइज कर लेते हैं कि rope will slack at point B
तो बी पे रोप स्लैक हो सकती है, वहां पे ब्रेक नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये होगा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होगी, क्योंकि वो डाउनवर्ड है, तो वो जीरो से ग्रेटर ही होगी। ठीक है, क्योंकि जब सी पॉइंट पर होगा, तो सी पॉइंट पर तो वो ब्रेक होने के बाद बाहर चली जाएगी। ठीक है, वहां तो आपके पास है एक फैक्टर बाहर जाने के लिए। लेकिन डी पर ये होगा कि वहां पे स्टॉप होते हो तो आप डाउनवर्ड आओगे। तो इसका मतलब ये है कि जो टी बी की वैल्यू होगी वो जीरो से ग्रेटर आएगी। ठीक है, और टी बी जीरो से ग्रेटर होने का मतलब ये है कि आप उसकी फाइनल इक्वेशन को अगर ग्रेटर देन जीरो लिखते हो, तो फाइनल टर्म इस तरह से बनेगी आपके पास कि एम वी स्क्वायर ओवर आर माइनस एम जी इज ग्रेटर देन जीरो। और दोनों वैल्यूज को आप कंपेयर कर लो दोनों एंड पर। तो एम वी स्क्वायर ओवर आर इज ग्रेटर देन एम जी। एम की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी और यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वी, so which is equal to v square is greater than rg। सही है। और आप इसको अंडर रूट कर लो तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी, v is greater than अंडर रूट rg। सो अगर आपसे मिनिमम स्पीड कैलकुलेट करने को कही जाए यहाँ पर, तो आप कैलकुलेट कर सकते बाय यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, एंड सही है। दिस इज द वैल्यू एट पॉइंट बी, क्योंकि सी पे तो पता है हमारे पास ब्रेक होने के बाद बाहर जा सकता है, वहां पे हाई प्रोबेबिलिटी है। तो ये फैक्टर हमारे पास इस तरह से कंक्लूड होगा। ठीक है, सही है। और अगर एक दो बातें बस इसकी लास्ट कंक्लूड की जाए, तो लास्ट फाइनल बात इसकी कंक्लूड इस तरह से करोगे आप कि जो टॉप पॉइंट होगा पॉइंट बी पर, ठीक है, तो वहां पे आपको पता है वेट और रिएक्शन दोनों डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। और जो आपके पास बॉटम होगा, बॉटम में क्या है, दोनों ऑपोजिट है। ठीक है, तो जो टॉप पर आपके पास फोर्स अप्लाई होगी वो ग्रेटर होगी या लेस होगी? तो टॉप पर मतलब हाँ, बी पे। बी पर फोर्स आपके पास ग्रेटर होगी या लेस होगी? बी पे लेस लेस होगी ना सर? हाँ, बी पर आपके पास लेस होगी। ठीक है, द फोर्स फ्रॉम द सीट एट द टॉप ऑफ द राइट इज लेस देन द फोर्स एट द बॉटम ऑफ द राइट। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपके पास ज्यादा चांसेस है स्लैक होने के, वहां पे ब्रेक नहीं होगी, तो वहां पे फोर्स थोड़ा सा ग्रेटर रखनी है ताकि आप इजीली वहां से मूव कर सको। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बस इसका फाइनली कंक्लूड करना है। ठीक है, वरना वही सेम प्रॉब्लम होगी बी पॉइंट पर कि आप कांटेक्ट लूज करोगे सीट के साथ और सीधा नीचे डाउनवर्ड आओगे सी पॉइंट की तरफ। सही है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। तो ये वाला फैक्टर हो गया। और अगर आप स्पीड के रेफरेंस से बात करो पॉइंट बी पर, तो बॉडी का जो वेट होगा वहां पे स्पीड भी इतनी लार्ज नहीं रखनी वहां पर हमने, क्योंकि स्पीड को अगर हम वहां पे ग्रेटर रखते हैं तो उस वजह से फिर ये होगा कि आपके पास बॉडी का जो वेट होगा वो ग्रेटर हो जाएगा थोड़ा, और फिर वही स्लैक वाला प्रॉब्लम होगा। तो फोर्सेस हमने देख ली वहां पर कि फोर्सेस कहाँ ग्रेटर होगी, टॉप पे आपके पास फोर्स ग्रेटर होगी और बॉटम पे आपके पास फोर्स लेस होगी। ठीक है, सही है सर। सही है। तो ये हमारे पास फाइनल कंक्लूजन है यहाँ पे। और सर्कुलर मोशन यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया, और उसके बाद बस इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट टाइम। सही है।